नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रोहित कुशवाहा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएस के लेक्चर के डे नंबर 3 में आज हम कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आज बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज पर होगा ज़्यादातर चीज़ें, लेकिन उसको हम हिंदी में भी समझाएंगे। आज के लेक्चर में एक नई खास बात यह है कि आज से हम कुछ नई एडिशनल चीज़ें आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हम दो टॉपिक इंडियन पॉलिटी के लेकर आए हैं। जो आपको लेक्चर ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस के बाद में आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। डेली 2 या 3 या 4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिससे धीरे धीरे करके बहुत इंपॉर्टेंट आपके कई सारे टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे लेक्चर के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें कि आप डेली प्रैक्टिस पेपर जरूर करिए, डेली क्वेश्चन जरूर लगाइए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, डेली अपडेट लेते रहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक दिन में नहीं सारी चीज़ें होती, लेकिन एक दिन जरूर होती। तो आइए आज हम अपने लेक्चर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हु गेव द टाइटल ऑफ महामना मदन मोहन मालवीय? महामना मदन मोहन मालवीय को किसने टाइटल दिया था? मदन मोहन मालवीय जी को आप सभी जानते हैं। उनको महामना का टाइटल किसने दिया था? आपके 4 ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। आपके आंसर भी नीचे कोट किए हैं मैंने, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। तो इसका सही जवाब है क्या? डी, महात्मा गांधी। यहाँ पर जितने भी टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको जरूर पढ़ लेने हैं, क्योंकि टाइटल कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में आता है। जैसे क्वेश्चंस आ जाएगा कि गांधी जी को, आपका होमवर्क कैसे कीजिए, गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? आप लोग को कमेंट में बताना है। हिंट के लिए मैं बता दूं, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की क्या की थी, शुरुआत बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज की निर्माण किया था, जिन्होंने इनको टाइटल दिया था किसका? महात्मा का। किसको? गांधी जी को। तो गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? आपको इसका आंसर बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है ये। हु वाज द वायसराय ऑफ द टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको नहीं पता, हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन कह सकते हो। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत को पूरी तरह छोड़ दो, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम भारत का वायसराय कौन था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम भारत का वायसराय कौन था? पहला है लॉर्ड इरविन, दूसरे ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरे ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, और चौथे ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका सही जवाब क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो। आपका काम क्या है? लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पीरियड में क्या हुआ, लॉर्ड वेवेल के टाइम पीरियड में क्या हुआ, और लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में क्या हुआ, इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। हु वाज द अदर कांग्रेस लीडर who joined with Motilal Nehru to start Swaraj Party in 1923? 1923 में एक स्वराज पार्टी नाम की है। स्वराज पार्टी को क्या कह रहा है? हु वाज द अदर कांग्रेस लीडर हु ज्वाइंड विद मोतीलाल नेहरू? स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू जी के साथ, मोतीलाल नेहरू जी के साथ किस कांग्रेस लीडर ने ज्वाइन किया था? आपके ऑप्शन है जीके गोखले, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जीके मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, सी नंबर चित्तरंजन दास, डी नंबर एमके गांधी। तो इसका सही जवाब है क्या? चित्तरंजन दास। ठीक है, तो स्वराज पार्टी बेसिकली क्या होती है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, और कांग्रेस का यहाँ जिक्र कराया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। कांग्रेस को किसने इस्टेब्लिश किया, कब इस्टेब्लिश हुई, और इसके प्रमुख जो अधिवेशन हुए थे कहाँ हुए थे, और उनके जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्षता जिसने की, वो किसने की।
अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध called as? What is the first sermon? Sorry, what is the first sermon of Buddha called as? ठीक है, तो ऑप्शन 4 है महापरिनिर्वाण सुत्ता, और दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मजला सुत्ता, तीसरा ऑप्शन है धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता, और चौथा ऑप्शन है कंचियानगोत्ता सुत्ता। सबको पता है गौतम बुद्ध से रिलेटेड कौन सी चीज सर्मन थी? धम्मचक्र परिवर्तन। इसको हिंदी में कहते हैं, अरे इसको हिंदी में कहते हैं हाँ ये इसका हिंदी में है धम्मचक्र परिवर्तन किसने किया था? सॉरी, धम्मचक्र परिवर्तन इसका आंसर है। एक सेकंड, पेन काम नहीं कर रहा। वन मिनट होल्ड, सॉरी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, स्क्रीन पर काम नहीं कर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, तब तक आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड मदन मोहन मालवीय टेक लोन फॉर फाइनेंसिंग द हिंदुस्तान टाइम्स? द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए मदन मोहन मालवीय को लोन किसने प्रोवाइड कराया था? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही जवाब क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। अब इन सब में सब की बैंक की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, वो आपको क्या करना है? पढ़ना है। और नेशनलाइज कब हुआ था ये बैंक, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यहाँ पर बुद्ध से रिलेटेड धम्मचक्र परिवर्तन जो होता है, धम्मचक्र परिवर्तन, तो धम्मचक्र जिससे रिलेटेड होता है वो कौन थे? आपके बुद्ध थे, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर द टोडस फाउंड? टोडस कहाँ पाया गया? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। टोडस आपका तमिलनाडु में पाया गया है। ठीक है, ये बेसिकली उस टाइम की करंट से रिलेटेड शायद है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? रॉलेट एक्ट 1919 किसके टाइम पीरियड में हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बेंटिक? तो आप सबको पता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में रॉलेट एक्ट हुआ था। अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड बेंटिक के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्या करना है? स्टडी करना है। एक अलग से कॉपी निकालिए, उस कॉपी में इन सब के नाम लिखिए और बुक में जाइए, उन सब की थोड़ा सा डिटेल पढ़ के आइएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट? पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किन राज्यों में लागू हुआ था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, असम एंड बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है पंजाब एंड चंडीगढ़। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था जो होती है ये एक लोकल बॉडी सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसका इलेक्शन कौन कराती है? मैंने बताया था इसके पहले लेक्चर में, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है।
अब देखिए एक चीज़ और क्वेश्चन में आता है, मैं इसमें बता दूं बच्चों को कि सर जीएस पढ़े कहाँ से। तो देखिए बेसिकली कुछ बुक्स है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन दृष्टि की क्विक बुक्स आती हैं हिंदी मीडियम के लिए, वो बहुत बेहतरीन बुक है आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए। पत्ती पत्ती होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती। आप हिस्ट्री और पॉलिटी की मंगा करके देख सकते हैं, पहले ज्योग्राफी भी मंगा सकते हैं। ज्योग्राफी इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं आते, पहले हिस्ट्री और पॉलिटी मंगा के देखिए, बहुत बेहतरीन बुक है, आपका शॉर्ट रिवीजन के लिए सारा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ लेवल की आई, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है आपका, Which of the following tribe is associated with टाना भगत मूवमेंट। टाना भगत मूवमेंट से इनमें से कौन सी ट्राइब रिलेटेड है, उरांव, मुंडा, संथाल या कोंडाडोरा। तो इसका ऑप्शन है उरांव। देखिए मुंडा विद्रोह भी समझते हैं आप, संथाल विद्रोह भी सुना होगा और कोंडाडोरा भी सुना होगा। इनके सब के बारे में आपको पढ़ना है। जब आप दृष्टि की बुक या किसी भी जगह जाएंगे तो वहाँ ये बस देखना है कि 1857 या कह सकते हैं आज़ादी के पहले के विद्रोह, इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये सभी जितने भी सैनिक विद्रोह और जनजाति विद्रोह, नागरिक विद्रोह और कहते हैं साधु विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सब के बारे में आपको क्या आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा। और उनको हम लेक्चर में भी आगे एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे आज 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे मैंने बताया, वो आपको थोड़ी देर में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की फाउंडेशन किसने की, बताइए। देखिए इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा। आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन है क्या होगा, मे भी कभी कभी एग्जाम में यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये इससे रिलेटेड आ जाएगा। तो इस सीरीज को देखने का फायदा ये होगा कि आप बिना पढ़े ही कुछ एग्जाम में क्वेश्चन 70 to 80% आराम से कर लेंगे अगर आप डेली फॉलो करेंगे जब भी वीडियो आएगी। इसको 15-20 मिनट आधे घंटे का वीडियो जरूर देखिए। नौजवान भारत सभा किसने फाउंड की, ऑप्शन है BC पाल, जी सुब्रमण्यम आयर, सरदार भगत सिंह और रुक्मणी लक्ष्मीपति। तो इसका सबको आंसर पता होना चाहिए, सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक एनालिसिस करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में आज हम पहले डिस्कस करेंगे। प्रीएम्बल क्या होती है, हिंदी में कहते हैं इसको उद्देशिका। उद्देशिका क्या होती है और इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रीएम्बल बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक सार होता है, कंक्लूजन होता है, कह सकते हैं। इनिशियली कंक्लूजन जो दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, उसकी ब्रीफिंग जो तैयार की गई उसी को प्रीएम्बल कहा गया। ठीक है, और प्रीएम्बल के बारे में क्या क्या है थोड़ा देखिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, कौन, भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist and secular democratic republic and to secure all its citizens। देखिए ये वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड क्या है, सॉवरेन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेकुलर, चौथा डेमोक्रेटिक, पांचवा रिपब्लिक। सॉवरेन मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉवरेन मतलब जिस कंट्री की सॉवरेनिटी होती है, अखंड कह सकते हो। भारत एक सॉवरेन कंट्री है जिसमें किसी और राज्य का, किसी और देश का आधिपत्य नहीं हो सकता। ठीक है ना। सोशलिस्ट मतलब एक कह सकते हो राज्य में कल्याणकारी सरकार की बात करता है, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। सेकुलर मतलब एक पंथ निरपेक्ष, जो सभी विचारधाराओं को संग्रहित करेगा। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, जो बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल की कॉन्सेप्ट पर है। रिपब्लिक मतलब जिसका एक हेड होगा। ठीक है, तो 5 वर्ड हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक।
इनमें जो ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द है, ठीक है ना, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट अनुबंध कब आया था, 1976 के द्वारा इसमें ऐड किया गया था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला है, इसमें 3 प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया गया है, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। जस्टिस कितने प्रकार के हैं, 3 जस्टिस हैं। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो क्वेश्चन आएगा कितने न्याय है, तो 3 न्याय है, 3 जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी कितने प्रकार की है, थॉट मतलब विचारों की, एक्सप्रेशन, बिलीफ विश्वास, फेथ विश्वास, वर्शिप पूजा। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की क्या दी गई है, लिबर्टी दी गई है। और इक्वलिटी, समानता किसकी किसकी है, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता किसकी, सभी को एक समान रूप से अवसर मिले। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। और ये कब हुआ इसके बारे में नीचे लिखा है, इन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हैरबाई एडॉप्ट अंगीकृत किया गया है। डेट दी गई है कब, 26 नवंबर 1949। हमारा जो संविधान है वो इनिशियली 26 नवंबर 1949 को काफ़ी चीज़ें लागू की गई थी, पूरी तरह से नहीं लागू हुआ था, पूरी तरह से वही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। फंडामेंटल राइट हर नागरिक यानी कि सिटीजन को मिले हैं, कुछ इंडियन को और कुछ इंडियन और फॉरेनर दोनों को, ठीक है, इंडियन और इंडियन प्लस फॉरेनर बोथ को, दोनों को मिले, ठीक है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 12 से 35 तक के आर्टिकल्स को डिफाइन करता है। सबसे पहला आर्टिकल जो 12 होता है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट को बताता है कि स्टेट क्या है, जिसमें आपके जितने भी सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, प्राइवेट सेक्टर की जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, ये फर्म्स, इस सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्टेट के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी कहीं भी डिफाइन होता है स्टेट, स्टेट मतलब क्या, आर्टिकल 12 में जो भी चीज़ें डिफाइन की गई हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें बेसिकली 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं, पहले 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी वो आर्टिकल हटा दिया गया है, जो आर्टिकल 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी वो क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, यहाँ पर था। यहाँ पहला आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक होता है। अगला है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक होता है। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। राइट कल्चरल एजुकेशनल राइट्स से 29 to 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आपका 32, ये आपका डिफाइन करता है। अगर आप इनके बारे में डिटेल समझना चाहें तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14, तो देखिए बस मैं अलग पेज से दिखाता हूँ, सॉरी, आर्टिकल 14 देखिए 14 आर्टिकल क्या कहता है, ये राइट टू इक्वलिटी में सबसे पहला आर्टिकल है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो संविधान के समक्ष संरक्षण जो देगा वो एक समान रूप से देगा, ठीक है। एक समान रूप से मतलब जो भेदभाव है वो नहीं होगा। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहें, इसकी लैंग्वेज में आप कहेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन भारत के सभी नागरिकों को एक प्रकार रूप से लीड करेगा या डील करेगा, किसी में भेदभाव की संभावना नहीं रहेगी। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है,
एक समान रूप से डील करेगा और संरक्षण भी एक तरह देगा। आर्टिकल 15 जो आपका है वो आपका एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम की बात करता है, या फ्रीडम की कह सकते हैं कि सभी प्रकार के लोगों को एक समान रूप से डील करने की बात करता है। सॉरी, फ्रीडम की नहीं। उसमें क्या क्या आता है बेसिकली कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। किस किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। 16 जो होता है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता होती है, मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर के जो अपॉर्चुनिटी होंगी उनमें सबको एक समान रूप से अवसर होगा। 17 का जो आर्टिकल होता है वो इनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, यानी छुआछूत का डिस्क्रिमिनेशन करता है, कहीं भी छुआछूत के बारे में नहीं होगा। और 18 जो आर्टिकल है वो सेना या विद्या संबंधी सम्मान में किसी प्रकार की जो उपाधियां होती हैं उनसे रोक लगाता है। उपाधियों से रोक लगाना कि हम कहीं भी प्राइज जो मिलेंगे उस तरह के प्राइज सब जगह नहीं दिए जाते। पहले जो राजाओं, महाराजा, अधिराज, ये सब जो पदवियाँ थी वो बंद कर दी गई। सेकंड है राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 जो आपका है उसमें सबको बेसिक राइट टू फ्रीडम है कि इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संरक्षण, निवास, व्यक्त, इन सब के बारे में स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 19 के बाद 20 जो होता है वो कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होगा, कि कोई भी अपराध करेगा वो कहीं भी कोर्ट में जा करके अपना अपील कर सकता है। इसके बाद अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। इसमें बहुत सारे अधिकार आते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में इसमें डिफाइन करता है। और 22 की बात करें अगर तो इसमें होता है उस दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध के संरक्षण। गिरफ्तारी नहीं कर सकते, उसके पहले हमें डायरेक्ट बेल मिल सकती है कई सारी चीज़ों में। एक यहाँ पर एक और आर्टिकल आता है बहुत इंपॉर्टेंट है 21 का ए। 21 का ए राइट टू एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार को यहाँ पर डिफाइन करता है। और राइट टू एजुकेशन पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, इसको बाद में फंडामेंटल राइट बनाया गया। ये पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, राइट टू एजुकेशन बाद बनाया गया। और ये कब बनाया गया? ये आपका सीआरसी में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में बनाया गया। कौन? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए, 21 का ए, शिक्षा का अधिकार, ये पहले नहीं था, ये बाद में बनाया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी छोटे बच्चे या माइनर्स को कहीं पर भी जो कारखानों में काम करने से वंचित करने से रोकता है, काम करने के लिए रोकता है, तो इसको बलात् श्रम का प्रतिषेध हिंदी में कहते हैं इसको। और 24 जो होता है कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 23 क्या है? बच्चों के, माइनर्स के काम करने से रोक। और आर्टिकल 24 कारखानों में काम करने से रोक से होता है। राइट टू फ्रीडम रिलीजन में 25 में ये बेसिकली जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि वो अपने एजुकेशनल सेंटर खोलना चाहे तो खोल सकता है। या सॉरी, ये एजुकेशनल इसमें 29 में हो गया, इसमें धर्म के लिए होता है, ठीक है ना। इसमें जैसे 25 है वो अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप मानने या आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है कि अपना धर्म हम कुछ भी मान सकते हैं। 26 जो होता है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी रिलीजन का कोई भी काम कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता हो। 27 आपको होता है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स से इन्वेजन देता है, मतलब टैक्स नहीं लगेगा किसी भी रिलीजियस काम के लिए, इसलिए कभी भी धार्मिक कामों में टैक्स नहीं लगता, आपको पता होगा। और अगला जो 28 है वो कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना की भी उपस्थिति दी जाएगी, कि कहीं कहीं जो माइनॉरिटीज़ होते हैं वो अपने यहाँ या कहीं भी स्कूलों में अपने धर्म की शिक्षा भी दे सकते हैं। वो 28 है। 29 और 30 के बारे में देखें तो 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा और लिपि संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। और 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं अल्पसंख्यक, और उसकी प्रशासन करने की शक्तियाँ भी उनमें हो सकती हैं। अब ये जो आर्टिकल है 1 to 5, इनको अब
वायलेशन ना हो पाए इसके लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी आर्टिकल 32 देता है। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जा करके आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल हैं, जैसे आर्म फोर्स के बारे में 33 में दिया है, मार्शल लॉ के बारे में 34 में, कि इन कंडीशंस में कुछ फंडामेंटल राइट क्या होंगे, नहीं लागू होंगे, ठीक है। इसके बाद 35 में क्या है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में थोड़ा सा संवैधानिक प्रक्रिया के लिए है। एक चीज़ और है कि नागरिकों को गैर नागरिकों को क्या क्या प्राप्त है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 15, ठीक है, मतलब धर्म लिंग जाति आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 यानी कि जो पदवियां हैं और उपहार हैं या महाराज हरिराज, ये सब चीज़ों के बारे में। 19 राइट टू फ्रीडम हो गया, और 29 वही माइनॉरिटीज़ जो अपने भाषा लिपि की सुरक्षा करते हैं। 30 जो अपना उनका इंस्टीट्यूशन होता है उसको ऑन करते हैं। ये जो अधिकार हैं ये बेसिकली सिर्फ इंडियन नागरिकों को, इंडियन सिटीजन को ही प्राप्त है। इसके अलावा बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो इंडियन सिटीजन को भी है, और जैसे बाहर से कोई फॉरेनर आता है उनको भी प्राप्त है। तो ये याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30 इंडियन को प्राप्त है, बाकी सभी को प्राप्त है। ये सिर्फ इंडियन को है और किसी को नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार इसको घर में जाकर के रिवाइज करिएगा, फंडामेंटल राइट भी पढ़िएगा, प्रीएम्बल भी एक बार पढ़िएगा। जो भी डाउट हो आप बताइएगा, ठीक है। इसका और डिटेल वीडियो मैं आगे लाऊंगा। आज जितने भी क्वेश्चंस कराए उनको प्रैक्टिस करिएगा, और उनके जो की पॉइंट्स हैं उनकी पॉइंट्स को स्टडी करने का ट्राई करिएगा। ये आपका होमवर्क है। डेली अगर आप 30 मिनट भी घर में दे देंगे की पॉइंट्स को एनालिसिस करने में, तो आपको जीएस में कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है एग्जाम में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।